नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या देश इमरजेंसी की तरफ बढ़ रहा है या फिर पुलिस राज वापस आ रहा है? मिसाल के तौर पर अगर कोई सिंगर भोजपुरी की सरकार की आलोचना कर दे गाने में, तो अगले दिन पुलिस घर पहुंच के नोटिस थमा देती है। और अगर कोई शख्स थोड़ा सा सरकार की नीतियों पर बोलने लग जाए सड़क पर आकर, तो घर पर बुलडोजर पहुंच जाता है। और कोई विपक्ष का नेता अगर मोदी और अमित शाह की आलोचना करने लग जाए कैमरे पर, तो फिर वो जेल जाता है, जेल भेजा जाता है। लेकिन इन सबके बीच आज कुछ ऐसा हुआ कि लोगों को लगा कि अब तो अति ही हो गई है। इससे पहले कि मैं कुछ खुलासा करूं, जरा ये तस्वीरें देख लेते हैं। और ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं और कहीं ना कहीं भीतर से दिल को दहलाती हैं। अब दोस्तों, ये नज़ारा जो है ये दिल्ली एयरपोर्ट का है, सिविल एयरपोर्ट का है, जहाँ से पैसेंजर आते और जाते हैं। वहाँ पुलिस ही पुलिस है, हथियार बंद पुलिस। और ये कोई मिलिट्री एयरपोर्ट नहीं है, एयरफोर्स का एयरपोर्ट नहीं है, दिल्ली एयरपोर्ट है। और इतनी जो ये पुलिस है, ये किसी आतंकवादी को पकड़ने नहीं आई है, ये कांग्रेस के एक प्रवक्ता को जहाज से उतार कर गिरफ्तार करने आई है। अब दोस्तों, ये जो पुलिस का भारी बंदोबस्त है, दरअसल कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, इनको गिरफ्तार करने के लिए असम से पुलिस आई थी दिल्ली। और फिर ऊपर से निर्देश आए। जाहिर तौर पर अगर आप पूरे एयरपोर्ट को आप घेराबंदी कर रहे हैं, पूरे एयरपोर्ट की, दिल्ली एयरपोर्ट की, तो बिना ऊपर के निर्देश से ये हिम्मत नहीं है कि पुलिस कमिश्नर की हिम्मत हो जाए या किसी डीसीपी की हिम्मत है। इंस्ट्रक्शंस ऊपर से थे, इसीलिए पूरे एयरपोर्ट की घेराबंदी की गई। पवन खेड़ा को जहाज़ से उतारा गया, फिर अदालत ले जाया गया और उनको सबक सिखाने के लिए पूरी जोर आजमाइश हो रही थी। दरअसल सबक मोदी सरकार जो है कांग्रेस को भी देना चाहती है, जिसका अधिवेशन रायपुर छत्तीसगढ़ में शुरू हो रहा है, जहां कांग्रेस के सारे बड़े नेता इकट्ठे हो रहे हैं, राहुल गांधी खड़गे से लेकर पवन खेड़ा तक। और वहां यह मैसेज साफ दिया जा रहा है कि अगर किसी ने भी मोदी और अमित शाह या गुजरात लॉबी पर थोड़ा सा भी तल्ख टिप्पणी की या ऊंचा बोल बोला, तो अंजाम वही होगा जो पवन खेड़ा के साथ हो रहा है। जी हाँ, इसीलिए मैंने कहा था कि ऐसा तो नहीं है कि पुलिस राज वापस आ रहा है। क्या देश इमरजेंसी की तरफ बढ़ रहा है? अब दोस्तों, बीजेपी का या गुजरात लॉबी का प्लान तो बड़ा जोरदार था इस बार। पवन खेड़ा को गिरफ्तार करना था, गिरफ्तार करके असम ले जाना था, असम ले जाके सलाखों के पीछे थाने में डालना था, फिर थाने में पूछताछ करनी थी, फिर जेल भेजना था। एक मैसेज देना था पूरे विपक्ष को, कांग्रेस को, कि अगर किसी ने भी नज़र तिरछी करी तो अंजाम पवन खेड़ा जैसा होगा। और कहीं ना कहीं पूरे विपक्ष को दहलाने की कोशिश थी, लेकिन ये प्लान पर या इस प्लान पर जो पानी फेरा, वो इस शख्स ने फेर दिया। और यही संविधान की ताकत है, यही अदालत की ताकत है कि चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जिस वक्त पवन खेड़ा की गिरफ्तारी हुई, वो एक मामले में सुनवाई कर रहे थे और तभी उन्होंने इस मामले का संज्ञान लिया कि देश की पुलिस किसी नेता को एक छोटे से मामले में जहाज से उतार कर जेल कैसे पहुंचा सकती है। और चंद्रचूड़ ने तभी अदालत लगा दी, उसी वक्त अदालत लगा दी और फैसला लिया कि आपको अंतरिम जमानत देनी पड़ेगी। और देश भर में जितनी भी एफआईआर दर्ज कराई जा रही हैं, उन सबको इकट्ठा किया जाए, एक किया जाए और मुकदमा एक जगह चलेगा। और ये एफआईआर क्यों हुई, इस तरह की धाराएं क्यों लगाई गई, चंद्रचूड़ इस पर भी अब सुनवाई करेंगे। यानी कुल मिलाकर जो चाल थी बीजेपी की, चाणक्य थी, उस पर पानी फिर दिया और देश को ये जता दिया, मोदी सरकार को ये जता दिया कि संविधान अभी जिंदा है, चंद्रचूड़ जैसा जज अभी इस देश में जिंदा है। अब दोस्तों, अगर देश भर में जहां जहां बीजेपी की सरकार है, वहां की पुलिस अगर पवन खेड़ा पे अलग अलग धाराओं में अलग अलग मुकदमे दर्ज कर रही है और उसको एक झटके में
उसको एक झटके में उस पर पानी फेर दे रहे हैं चीफ जस्टिस चंद्रचूड़। तो एक बात तो समझ में आती है कि कहीं ना कहीं मैसेज उन्होंने पुलिस को ये दिया, बीजेपी को ये दिया कि ये जो आपने मुकदमे किए ये विद्वेषवश है, कहीं ना कहीं बदले की भावना से। अगर पवन खेड़ा जो उन्होंने बोला मोदी जी के पिताजी के बारे में, अगर वो माफ़ी मांग रहे हैं, अपोलोजाइज कर रहे हैं पब्लिकली, तो ये मामला इतना बड़ा नहीं था जिसका तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। ये मामला ऐसा नहीं था कि तुरंत आतंकवादी की तरह उस आदमी को दबोच कर और जेल के पीछे डाल दो, ऐसा ये मामला नहीं था। यानी कहीं ना कहीं सत्ता का दुरुपयोग किया गया। ये एक मैसेज चीफ जस्टिस ने आज मोदी सरकार को दिया। और मैं इसलिए आज चंद्रचूड़ की तारीफ करना चाहता हूं क्योंकि पिछले कुछ सालों से इस देश में जो सिलसिला चला रहा था, जहां ऐसा लग रहा था कि मीडिया के चैनल ही ना सिर्फ बिके हुए हैं, संस्थान ना सिर्फ झुके हुए हैं मोदी के आगे, अदालतें भी इस देश की झुकी हुई हैं, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च जज वो भी कहीं ना कहीं बिछा हुआ था। और अगर आप ये फेरिस्त देखें, चीफ जस्टिस जो अभी रहे पिछले 6-7 सालों में, तो पिक्चर और क्लियर होगी। जैसे मिसाल के तौर पर 2018 से 2019 के बीच में रंजन गोगोई साहब, ये जो रंजन गोगोई साहब है, अब लोग कहते थे कि साहब बड़े नेक जज हैं, लेकिन जिस तरह से राफेल के मामले में झुके, जिस तरह से और मामले में ये बिछते गए सरकार के आगे, और उसके बाद जैसे ही ये रिटायर हुए 2019 में, उसके बाद मोदी जी ने जिस तरह से इनको राज्यसभा में नॉमिनेट किया, राज्यसभा का सदस्य बना दिया, तब शक और बढ़ गया। एक और जज देखिए जो रंजन गोगोई के साथ बाद आए थे, शरद बोबडे साहब, ये 2019 से 2021 अप्रैल तक रहे, और ये भी कहीं ना कहीं इनके जो फैसले थे उसमें वो रीढ़ नहीं दिखी, वो बैकबोन नहीं दिखा, वो झलक नहीं दिखी जहां पर अंबेडकर का संविधान दिख रहा हो। अब चीफ जस्टिस शरद बोबडे साहब के रिटायर होने के बाद एन.वी. रमन्ना साहब जो है ये चीफ जस्टिस बने। एन.वी. रमन्ना दक्षिण भारत के थे, लोग कहते थे कि ईमानदार हैं, और ये भी कहते थे कि साहब कहीं ना कहीं इनके जो न्याय है उसमें पंच परमेश्वर की झलक मिलती है। कुछ मामले थे जैसे पेगासस जैसा मामला इनके सामने आया। रमन्ना साहब बिछे तो नहीं, रंजन गोगोई की तरह या बोबडे साहब की तरह ये बिछे तो नहीं, झुके तो नहीं, लेकिन कुछ इन्होंने ऐसा कोई फैसला भी नहीं दिया जिससे लगे कि मर्द है, ऐसा नहीं लगा। उसके बाद यू ललित आए, 73 दिनों के लिए रहे, 2022 अगस्त से लेकर नवंबर 2022 तक, और इन 3-4 महीनों में इन्होंने कोई बहुत बड़ा फैसला इसलिए लिया क्योंकि इनका जो टेन्योर था वो बहुत कम था। वैसे भी इनको गुजरात लॉबी के साथ जोड़कर देखा जाता था। बहरहाल यू ललित भी अपनी छाप नहीं छोड़ पाए, और उसके बाद आए डी.वाई. चंद्रचूड़। अब चंद्रचूड़ जो आए तो कहीं ना कहीं सरकार में घबराहट दिखी। सरकार में घबराहट इसलिए दिखी क्योंकि चंद्रचूड़ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है और मोदी के करीबी नहीं माने जाते। लोग तो ये भी कहते हैं कि चंद्रचूड़ और मोदी में रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। और उसके बाद चंद्रचूड़ ने जिस तरह से चीज़ों को अपने हाथ में लेना शुरू किया, जिस तरह से कॉलेजियम को लेके कहीं ना कहीं सरकार से टकराए, फिर कुछ उन्होंने रिफॉर्म्स की बात करी, और फिर जिस तरह से वो महाराष्ट्र का मामला सुन रहे हैं जहाँ पर शिवसेना की सरकार गिराई गई थी एक साजिश के तहत, वो मामला सुन रहे हैं, लंबी हियरिंग डे टू डे कर रहे हैं, और आज जिस तरह से उन्होंने पवन खेड़ा को 10 मिनट के अंदर अंतरिम जमानत दे दी, उससे ये लगता है जैसे सरकार कहीं ना कहीं हिल गई हो। मोदी जी को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि कोई तो है जो हवाओं के पर कतर सकता है, कोई तो है जो उनके सामने खड़ा हो सकता है। और जस्टिस चंद्रचूड़ ने आज एक मैसेज दे ही दिया, जो मैं पहले कह रहा था कि संविधान अभी जिंदा है। अब दोस्तों, जस्टिस चंद्रचूड़ ने बीजेपी के जो इरादे थे पवन खेड़ा को लेकर या बाकी को लेकर, उस पर जिस तरह से पानी फेर दिया आज, उससे एक चीज़ तो जाहिर होती है कि कहीं ना कहीं मोदी और अमित शाह बौखलाए हुए हैं, और जो भी डिसीशंस वो ले रहे हैं वो उसके पीछे कहीं ना कहीं बौखलाहट है। चाहे वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री हो, चाहे वो अडानी की पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो, या फिर और भी बहुत से ऐसे मामले हैं जैसे महाराष्ट्र में जिस तरह से सरकार गिराई, या और भी जो कारगुजारियाँ पिछले कुछ महीने से। अब ये जो बौखलाहट है क्या बताती, क्या मोदी के पाँव से नीचे से ज़मीन खिसक रही है धीरे धीरे? मुझे लगता है कि चंद्रचूड़ जी का जो आज फैसला है, जो टिप्पणी है सरकार के ऊपर, पुलिस राज पे,
और उसके बाद जिस तरह से मोदी की और अमित शाह की जो बौखलाहट दिखती है, इसको समझने के लिए कि 2024 में क्या मोदी वो 2014 वाले मोदी नहीं रहे, इसको समझने के लिए मुझे लगता है कि टाइगर से बेहतर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि टाइगर मोदी और अमित शाह को भी जानते हैं और टाइगर महाराष्ट्र से आते हैं, जस्टिस चंद्रचूड़ को भी जानते हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधे चलता हूँ टाइगर के पास, अशोक वानखेड़े जी के पास। टाइगर, आज जिस तरह से पूरे दिल्ली एयरपोर्ट को, एक सिविल एयरपोर्ट को जिस तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया, फिर कांग्रेस के एक नेता पवन खेड़ा को जहाज से उतारा गया, उसके बाद असम की पुलिस और दिल्ली पुलिस ने एक आतंकवादी की तरह उनको दबोचा और अदालत में ले गए और वहां पर उनको जेल भेजने की तैयारी थी। ये जो सारा प्रकरण है, आपको क्या लगता है? किसी को कोई गाना गा रहा है तो उसको नोटिस थमा देते हैं, जैसे नेहा सिंह राठौर में हुआ। कोई विपक्ष का नेता अगर आलोचना कर देता है तो उसके यहाँ ईसी की रेड पड़ जाती है। कहीं अधिवेशन हो रहा है छत्तीसगढ़ में तो वहां पर पदाधिकारियों पे छापे मार देते हैं। क्या हम इसे कहेंगे पुलिस राज वापस आ रहा है या देश इमरजेंसी की तरफ बढ़ रहा है? अघोषित आपातकाल है दीपक भाई ये, और ये बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी की और खासकर शीर्ष नेतृत्व की। ये बौखलाहट है कि उन्हें हर जगह अब अपनी छाव से भी डर लगने लगा है और लकड़ी जो है उनको साफ दिखने लगी है। कांग्रेस से इतना डर कि अधिवेशन तो आप खोड़ा डाल ही रहे हैं, साथ में कर्नाटक में भी कुछ जगह पे ईडी की रेड हुई है, जो कांग्रेस समर्थक मतलब सिंपैथाइजर थे। चलो मैं तो मानता हूं तो रेगुलर रूटीन है, चुनाव है तो रेड है, लेकिन पवन खेड़ा ने ऐसा क्या बोल दिया था? दामोदर दास की जगह गौतम दास बोल रहा था, वो सटायर है। गौतम दास यदि विच्छेद करे इस शब्द का तो गौतम का दास, तो गौतम अडानी का दास का जो आरोप लगातार बताते रहते हैं। और यदि ये इतना बड़ा, उसके ऊपर क्या है, सेक्शन लगी है, सेक्शन 120 बी 6 महीने का जेल है, सेक्शन 152 बी सरकारी कामकाज में बात था। मुझे बताओ इसमें सरकारी कामकाज कहां से आ गया? उसके बाद 153 बी धर्म भाषा नस्ल पर नफरत फैलाना। कौन सी नफरत है? दामोदर दास की जगह यदि गौतम दास बोल दिया तो कौन सा नफरत है? हिंदू मुसलमान तो नहीं है। गौतम गौतम ऋषि का नाम है, दामोदर भगवान विष्णु का नाम है, दोनों को जगह दास लगाया है, गुलाम तो नहीं बोला। कौन सा धर्म? फिर है 153 बी राष्ट्रीय एकता के खिलाफ भाषण। इसमें राष्ट्रीय एकता, किसी के पिता के नाम गलत हो जाए तो राष्ट्रीय एकता, किसी को किसी का दास कहो तो राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता के ऊपर हमला हो रहा है। 500 आईपीसी, उसमें है किसी व्यक्ति की मानहानि, लेकिन मानहानि जिस व्यक्ति के उसको तकलीफ नहीं, बाकी लोगों को तकलीफ है जिसने एफआईआर दर्ज की। और वो है 304, वो है एक और धारा लगाई है जिसमें गाली गलौज। क्या दामोदर दास गाली है? क्या गौतम दास गाली है? और यदि ये गाली है तो फिर क्या गांधी की जगह नेहरू क्यों नहीं लगाया? ये बोलना गाली नहीं है क्या? 50 करोड़ किसी की पत्नी, किसी की पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना क्या ये गाली नहीं है? 502 दो समुदाय के बीच में दुश्मनी। कौन से दो समुदाय है? गौतम दास और दामोदर दास में कौन से दो समुदाय हैं? कपड़े से पहचान लेना, कपड़े से पहचान लेना। ये व्यंग है, व्यंग। व्यंग भी आप समझ नहीं पा रहे हो, विच्छेदन नहीं समझ पा रहे हो, कटाक्ष के अर्थ नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि आप बौखला गए हो। 2024 की दिखती हुई हार आपको बौखला गई है। आप पता है कि आपने जितना बोला, आप सभी, आप आर्थिक दृष्टया बुरी तरह से फेल हो गए हो, आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पे फेल हो रहे हो, डॉलर के मामले में फेल हो रहे हो, बेरोजगारी के मामले में फेल हो रहे हो। आप मन की बात में अपने आप को समझा सकते हो, जनता को नहीं समझा सकते हो, ये सामने दिख रहा है। लेकिन टाइगर, एक यहां पर सवाल, ये तो आपने सही बताया कि बौखलाहट है, और जाहिर तौर पे बौखलाहट थी, तभी आज दिल्ली एयरपोर्ट को छावनी जैसा बना दिया गया। हथियारबंद पुलिस वहां पर खड़ी थी, जो लोग देख के डर जाएं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई यूक्रेन के कहीं शहर में जो है उसके नजारे हैं ये। बहरहाल, मेरा असली सवाल ये है कि ये जो कुछ हुआ लेकिन जिस तरह से चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने आज उन्होंने 10 मिनट के अंदर कहा कि नहीं, ये तो ये मामला जो है कहीं ना कहीं इसमें विद्वेष दिखता है, और उन्होंने अंतरिम जमानत दी
और उन्होंने बेल दे दिया उसको, वरना वो तो जेल भेजने की बिल्कुल तैयारी थी। बाकी का कि नहीं। एफआईआर क्लब करी। चंद्रचूड़ जो है आपको उनका जो मैं आज हीरो स्टैंड मानता हूं। था। मैं चंद्रचूड़ जी को आज कम से कम इस क्षण पे सलाम करता हूं कि न्यायपालिका में लोगों का विश्वास जिंदा रखने का जो एक प्रण उन्होंने लिया था, वो कहीं ना कहीं संविधान की पूजा करते हैं। बाकी लोग संविधान के सामने नतमस्तक होकर उसको तिजोरी में बंद करने की बात करते हैं। ये बहुत हो गया संविधान, अब आप चले जाइए, अब हम हमारे हिसाब से राज करेंगे। यदि संविधान के बारे में कोई कहता है तो संविधान को लागू करने का काम सर्वोच्च न्यायालय का है, और सर्वोच्च न्यायालय कर रहा है। बेतुका बात है, आप जहां जहां आपके राज्य में, आप आसाम में कंप्लेंट करते हैं, वो गुजरात में एक एमएलए कुछ बोल देता है, उसके खिलाफ आप वो ट्वीट करता है, आसाम में एफआईआर दर्ज होती है। ये एफआईआर कब दर्ज हुई दीपक जी? ये एफआईआर मंगलवार को रात को दर्ज हुई, बुधवार को सुबह पुलिस दिल्ली में 1000 किलोमीटर दूर पुलिस लेने आती है। क्या पवन खेड़ा इस देश के सुरक्षा के लिए इतने घातक है, क्या आतंकवादी है आपको क्या आपको लगता कि है 12 राहुल की? घंटे के अंदर बाय फ्लाइट पुलिस पहुंचती है? एक जगदीश मेवानी एमएलए क्या इस देश के लिए घातक हो सकता है? 1000 किलोमीटर पुलिस पहुंच के उसको ले जाती है। ये है क्या? संघीय ढांचे पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्या सिर्फ सरदार वल्लभ भाई की पटेल की मूर्ति बड़ी करने से आप भाई वल्लभ भाई पटेल के प्रशंसक नहीं कहलाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल की विचारधारा को आत्मसात करना होगा। एक एक राज्य को उन्होंने जोड़ा और एक भारत का संघीय ढांचा खड़ा किया। आज संघीय ढांचा पे सवाल उठ रहा है। जहां कांग्रेस का राज है वो बीजेपी के खिलाफ एफआईआर करेंगे, जहां आम आदमी पार्टी का राज है वो अपने विरोधियों के खिलाफ एफआईआर करेंगे और अपने वहां से लोग लेके जाएंगे। कोई भी उठ के कहेगा कि भाई मुझे बड़ी हानि हुई है। जिन लोगों ने एफआईआर दर्ज किया वो कहते कि मेरे प्रधानमंत्री के प्रति मुझे बहुत दुख हुआ है। तो क्या 12 करोड़ लोगों ने भी वोट दिया है कांग्रेस को? जब नेहरू गांधी परिवार होता तो 12 करोड़ लोग आहत नहीं है। किसी को पप्पू कहते हो तो वो आहत नहीं है। किसी को कहते हो, किसी की पत्नी को कहते हो कि तुम 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड हो तो आहत नहीं है। टाइगर, एक चीज यहाँ पर जो आज आज भी सोनिया गांधी, वो गांधी होते हुए भी उसके अपने मायके के नाम से बुलाते हैं स्पोक्स पर्सन बीजेपी के। क्या वो अपमान नहीं है? उन पे ये जी धाराएं लागू नहीं हो सकती। लेकिन राजनीति में कटाक्ष, डिस्कशन, विरोध, इसकी जगह होनी चाहिए। और यदि आप में ये माध्यम नहीं है, यदि आप में सहनशीलता नहीं है, तो फिर आप जी दूसरे पे भी कटाक्ष ना करें। आप करें तो रासलीला, दूसरे करें तो व्यभिचार। ये कहां का कानून है भाई? टाइगर, यहाँ पर एक पूछना चाहूंगा, चंद्रचूड़ पे मैं आता हूँ। चंद्रचूड़ जो आपके महाराष्ट्र से आते हैं, और हमने उनको देखा जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो वहां भी बड़े सख्त फैसले लिए थे। और लोग ये भी कहते हैं कि मोदी से उनके बहुत अच्छे रिश्ते नहीं है, जो रंजन गोगोई से रिश्ते थे। रंजन गोगोई या फिर बोबडे, चीफ जस्टिस बोबडे, या और भी दीपक मिश्रा जो चीफ जस्टिस है, मोदी काल में जो बाकी चीफ जस्टिस थे, यूयू ललित, उनसे चंद्रचूड़ कितने अलग हैं? और चंद्रचूड़ में आप किस उम्मीद को देखते हैं? बोबड़े जी भी महाराष्ट्र से आते थे। मैं वैयक्तिक तो बोलता हूं, खुद का अशोक वानखड़े, बोबड़े जी का नाम आने के बाद मैं शर्म से नीचे मुंडी कर लेता था। लेकिन आज वाकई मेरा सीना चौड़ा हुआ। एक मराठी होने का मेरे को गर्व है, और मुझे गर्व है आज हमारे चीफ जस्टिस पर, गर्व है चंद्रचूड़ साहब पर, गर्व है उस न्यायपालिका पर कि जो संविधान की शपथ लेता है तो वाकई संविधान को मानता है। संविधान की शपथ जहां फॉर्मेलिटी नहीं रही है, मुझे गर्व है उस बात का। मैं ये नहीं कहता हूं कि पवन खेड़ा ने सही किया या गलत किया, लेकिन पवन खेड़ा को एयरपोर्ट से फ्लाइट के अंदर से उतारने के लायक वो गुनाह भी नहीं था। हो सकता है वो गुनाह हो कानून में, मैं कानून का ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन इतना बड़ा गुनाह नहीं है। ये राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा को खतरा नहीं है। यदि वो रायपुर उतर के, रायपुर यदि उसको आप पूछते, क्योंकि आपको पता था कि रायपुर में कांग्रेस की सरकार, आसाम में ऐसी कई चीजें हैं। आसाम का यदि आप क्राइम ग्राफ देखें, एक शो इस पे करिए दीपक भाई। ये हम्म। आसाम के जो मुख्यमंत्री है, ये 2-2 मिनट के अंदर मुझे रातों रात पुलिस भेज के कभी गुजरात से कभी दिल्ली एयरपोर्ट से लोगों को अरेस्ट करते हैं। महाराष्ट्र की इतने, सरकार भी तो असम में ही बनी थी। हाँ शिंदे भी नहीं तो वो असम तो में ही रुके थे। आसाम तो एक ऐसा ग्रह हो गया है कि जो भी बीजेपी के खिलाफ, जो भी बीजेपी के साथ हो, बीजेपी के विरोधियों के खिलाफ जो भी दुखी हो, वॉर रूम उनका है, कोप बीजेपी का भवन, ऑपरेशन उन थिएटर है वहां पर। ऑपरेशन थिएटर है वो कोप भवन हो गया है। कुछ हो गया आसाम, कुछ हो गया आसाम। वो झारखंड के लोग भी पकड़े जाते हैं, वो भी कहते हैं आसाम से आ रहे थे पैसे, उनके आरोप है।
हम तो नहीं कह रहे आरोप जो सामने आए हैं कलकत्ता में पकड़े गए। कुल मिलाकर यदि आपको ये लगता है कि आप विरोधियों का मुंह बंद करेंगे, तो देखिए घोषित इमरजेंसी लागू की है आपने। क्या आपको लगता है क्या इमरजेंसी लागू की थी, घोषित इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लागू की थी, और इस देश ने उस इमरजेंसी के खिलाफ आवाज उठा के तानाशाह को घर भेजा था। यह इतिहास है इस देश का, और ज्यादा पुराना इतिहास नहीं है। तो वर्तमान में जो सत्ता में है वो इस बात का ख्याल रखे, इस देश की जनता चुप सहती है क्योंकि सहनशीलता जनता में है। इसके मायने जनता को मूर्ख ना समझे। एक चीज टाइगर यहाँ पूछना चाहेंगे, ये जो जब से अडानी प्रकरण हुआ है और हम देख रहे हैं कि पिछले 15-20 दिनों से अडानी का जो मार्केट शेयर है, उनकी जो कंपनियां हैं शेयर मार्केट में नीचे आ रही हैं, औंधे मुंह उनकी जो कंपनियों के जो शेयर हैं लुढ़कते चले जा रहे हैं उनके भाव। तो अडानी का क्राइसिस एक तरफ बढ़ रहा है, अडानी को मोदी से जोड़कर देखा जा रहा है, और दुनिया भर में जितने बड़े अखबार हैं वो अडानी मोदी अब लिखने लगे हैं। कभी फोर्ब्स लिख देता है, तो कभी वॉशिंगटन पोस्ट में छपता है, कभी न्यूयॉर्क टाइम्स में छपता है, हिंडनबर्ग का हवाला होता है। आपको लगता है कि मोदी या ये गुजरात लॉबी पे प्रेशर बहुत ज्यादा है और इसलिए अब जबरदस्त ये प्रेशर। पुलिस को आगे कर दिया गया है? बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जब रिलीज हुई और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये डॉक्यूमेंट्री में कोई दम नहीं है, ये गलत है, तो उसको महिमा मंडित करते हुए हर बीजेपी का स्पोक्स पर्सन उनको कोट कर रहा है। लेकिन उसी पार्लियामेंट ने कहा कि बीबीसी पे हुए छापों पे हमको सोचना पड़ेगा, ये आजादी अभिव्यक्ति की आजादी पे हमला है। तो आज बीजेपी के प्रवक्ता कहां गए? क्यों सरकार आज चुप है? क्यों हमारे परराष्ट्र मंत्री आज नहीं बोलते कि ब्रिटेन का सांसद मूर्ख है? ब्रिटेन के सांसदों को कोई अधिकार नहीं है हमारे भारत के इसमें बोलने के लिए? है जयशंकर जी में हिम्मत ब्रिटेन को ललकारने की? उन्होंने तो बोल दिया बीबीसी का साथ देंगे। बीबीसी, उसके बाद हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ही नहीं है, विकिपीडिया ने भी नया सामने मार्केट में एक चीज लाई है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल से लगातार फेक अकाउंट से गलत इंफॉर्मेशन देके अपने कंपनी को बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं अडानी ग्रुप। ये विकिपीडिया ने उसके लिए एक टर्म बता दिया, और उस टर्म के हिसाब से उन्होंने कहा कि हमने कई लोग साक पपिट, ये वो लोग हैं जो फेक आईडी बना के माल परोसते हैं मार्केट में। उन्होंने कहा कि जो अडानी जी के राइटअप है उसमें फिर कुछ चीजें जोड़ी जाती है और उनको महिमा मंडित किया जाता है और वो सब फेक होती है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के कई फंड, जो क्वींसलैंड जो ऑस्ट्रेलिया का स्टेट है, वहां का जो एम्प्लॉइज का फंड है उनने पैसा लगाया है अडानी में, वो क्वेश्चन में है। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल एजेंसीज हमने हायर की है जो विश्व के कई देशों में, विकसित जो देश है जहां अच्छे उद्योग पनप रहे हैं, उसमें पैसा लगाने के लिए बोलते हैं। उन एजेंसियों की क्रेडिबिलिटी आज स्टेक पे है। आवाज आवाज नहीं आ रही। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, समय भी थोड़ा गहरा इशारा कर रहा है। जिस तरह का मैं एक पूरा घटनाक्रम देखता हूँ, सरकार जिस तरह से रिएक्ट कर रही है हर घटना पे, ना सिर्फ बीबीसी, ना सिर्फ अडानी, या फिर आज पवन खेड़ा या नेहा सिंह राठौर का गीत, या फिर शिवसेना को तोड़ना, हर घटना पे पिछले कुछ महीनों से सरकार जैसे रिएक्ट कर रही है, प्रतिक्रिया दे रही है, बौखलाहट दिखती है जो आपने कहा। आपको यहां से 2024 का सिनेरियो क्या दिखता है? क्या मोदी जी एक मुश्किल जमीन पर खड़े दिखाई देते हैं? क्या मोदी जी वो 2019 वाले मोदी नहीं दिखते और वाकई उनको संघर्ष करना पड़ेगा अगर तीसरी बार शपथ लेनी है उनको? संक्षेप में आपका फाइनल आंसर। 2014 के मोदी एक जननायक बन के उभरे थे। 2019 के मोदी एक अरोगंट मोदी करके उभरे थे, बहुत ज्यादा उनमें दम था। और 2024 के मोदी बौखलाहट वाले मोदी दिखाई देंगे आपको। जमीन खिसक चुकी है दीपक भाई, जमीन खिसक चुकी है। अब लगातार वो गलतियां करते जाएंगे, और पवन खेड़ा वाली गलती भी उसमें ही। इन्होंने पवन खेड़ा को हीरो बना दिया, कांग्रेस को हीरो बना दिया। इन्होंने उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को नेता बना दिया महाराष्ट्र में। इन्होंने बीबीसी की वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बैन करके लोगों को देखने के लिए मजबूर किया। इन्होंने अडानी जी को कितना भी अडानी को कितना भी समर्थन देने का प्रयास किया, लेकिन अडानी के शेयर नीचे आए। अंकलेश्वरी अय्यर बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है और बहुत बड़े कॉलमनिस्ट है, उनसे भी उन्होंने भी लिखा
और एक अच्छी गाथा लिखी कि अडानी का ये सब ढकोसला है हिंडनबर्ग, अडानी तो विकास की गाथा है। लेकिन इस देश की जनता जानती है, वो उनके हथेली लगाने के बाद भी शेयर मार्केट आज फिर लुढ़का है अडानी के शेयर्स। मतलब जी। अभी ये जो तथाकथित जो भांड है मार्केट में, क्या ये इस आपको बचा नहीं शेयर पाएंगे। जो ये शेयर लुढ़क रहे हैं अडानी के, क्या मोदी जी की लोकप्रियता भी इसी तरह स्लाइड कर रही है नीचे, वो भी बहुत लुढ़क रही ज्यादा है? स्लाइड कर रही है, बहुत ज्यादा स्लाइड कर रही है। मोदी जी की लोकप्रियता होती तो हिमाचल और दिल्ली में वो नहीं होता। मोदी जी की लोकप्रियता सिर्फ गुजरात तक सीमित हो गई है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी जगह जी। समय बताएगा। ये 10 तेज के अभी ये 3 तो जो राज्य के चुनाव होंगे वो तो नॉर्थ ईस्ट के हैं, उसमें तो चुनाव को मैं ज्यादा तवज्जो नहीं देता, तो क्योंकि हम केंद्र क्या में माने, जिसकी फाइनल सरकार है वो सम उसकी। अप हम क्या करें? फाइनल हम सम अप सम हम अप देखें, ये आज कहते का हैं कि गांव उल्टा पड़ जैसा गया। जैसा 2024 पास में आएगा, वैसे वैसी बौखलाहट बढ़ेगी, वैसे वैसी हार नजदीक दिखते जाएगी, और ज्यादा बौखलाहट होगी। और इस बौखलाहट में बहुत ऐसे कदम उठाए जाएंगे, जो कदम पवन खेड़ा टाइप होंगे। पवन खेड़ा टाइप कदम वो लोगों को हीरो बनाएंगे और सरकार को विलन बनाएंगे, जो बनती हुई दिखाई देती है। जी। टाइगर, आप आए, आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने रोशनी डाली। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।